दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीपीसीएल का है और अभी रिसेंटली जो हुए थे मार्च 2021 में 20 मार्च 2021 की फ़र्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों हम इस पेपर को 4 पार्ट में सोल्व करेंगे और 4 भागों में इसको अपन अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे। लगभग 35 क्वेश्चन अपन एक पार्ट में रखेंगे दोस्तों इसमें, और आज हम 1 से लेकर के लगभग 36 क्वेश्चन इस पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करना। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक 8 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रतिरोध 0.3 ओम है। यदि इसे वेव वाउंड के लिए फिर से वाइंडिंग की जाए तो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होगा, बताइए हमें। देखो दोस्तों लैप वाइंड में समांतर रास्ते उतने ही होते हैं जितने पोल हैं, जबकि वेव वाउंड में समांतर रास्ते केवल 2 होते हैं। हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर 8 समांतर रास्तों का मतलब हो गया 8 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी इस तरह से 8 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं जिनका कुल प्रतिरोध कितना आया 0.3 ओम। हमें सबसे पहले प्रत्येक रास्ते का प्रतिरोध देखना होगा, यानी हमें ये देखना होगा कि प्रत्येक पोल का रेजिस्टेंस कितना कितना है। देखो टोटल रेजिस्टेंस R/N से ज्ञात किया जाता है समांतर में। हमें R निकालना है तो R इंटू N कर देंगे, RT इंटू N कर देंगे। 8 इंटू 0.3 करेंगे, 2.4 ओम रेजिस्टेंस आया है एक पोल का। अब देखो सीरीज में 2 ही रास्ते होते हैं, इसका मतलब 4-4 प्रतिरोध प्रत्येक रास्ते में आए। ठीक है दोस्तों, 4-4 रेजिस्टेंस प्रत्येक रास्ते में आए और 2 पैरेलल रास्ते बने। 2.4 एक का था तो इस रास्ते का टोटल आपका 9.6 बनेगा और इस रास्ते का भी 9.6 ओम आएगा। अब 9.6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, इनका टोटल निकालो तो 4.8 ओम उत्तर आ जाएगा अपना। क्या किया दोबारा सुन लो। सबसे पहले एक रास्ते का प्रतिरोध निकाला, फिर सीरीज में एक पोल का निकाला फिर सीरीज में 2 रास्ते बने तो 4-4 पोल दोनों रास्तों में हो गए ना, क्योंकि सीरीज में 2 रास्ते होते हैं और 8 पोल है। तो 4-4 का पहले सीरीज करके फिर लास्ट में 2 समांतर रास्ते बने तो उनका समांतर में टोटल कर दिया। दोस्तों आंसर आएगा 4.8 ओम, और इसका जिसका भी पेपर है अनअटेम्प्टेड है, खाली छोड़ दिया था। अगला सवाल बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वायु है उससे नमी छानने के लिए ट्रांसफार्मर में तो ब्रीदर लगाते हैं, हम हिंदी में श्वसक बोलते हैं, और इसमें भी नमी को सोखने के लिए हम जो भरते हैं उसका नाम क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल जब फ्रेश यानी नई हो तो वो ब्लू कलर की होती है, और जब वो नमी सोख लेती है तो हल्की गुलाबी या सफ़ेद रंग की हो जाती है। अगला सवाल है कि दिखाए गए परिपथ में गणना करें और कौन सा विकल्प सही है। देखो इस पर किरचॉफ का नियम लागू करना है आपको, और IA देखो शाखा जंक्शन की तरफ आ रही है, IB भी जंक्शन की तरफ आ रही है, IC जंक्शन से दूर जा रही है, और ये शाखा है जिसमें 4 एम्पीयर करंट है, ये भी जंक्शन की तरफ ही आ रही है। इसका मतलब A प्लस B, ठीक है, और प्लस 4 एम्पीयर वाला जो करंट है ये बराबर होगा किसके, C वाली शाखा के बराबर, क्योंकि 3 शाखा जंक्शन की ओर आ रही है और एक IC जो है जंक्शन से दूर जा रही है। मतलब जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो करना क्या है, ये करना है कि इन तीनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे कैसे बनते हैं। ऑप्शन ऐसे ऐसे बनते हैं कि जिस तरह से इसमें समझाया पहले, A और B का योग C-4 कर दो, बात सही है। भी 4 एम्पीयर जो जंक्शन की तरफ आ रही है, C में जितनी भी है उसमें से ये और घटा देना तो वो शेष अपना उत्तर रह जाएगा। क्योंकि ये 4 एम्पीयर बराबर से पहले प्लस का था तो बराबर के बाद माइनस का हो गया, बात तो एक ही है। मैंने आपको क्या बताया कि IA प्लस IB प्लस 4 बराबर IC होगा, तो ये प्लस का 4 बराबर के बाद माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का धारा नियम अप्लाई करना था।
आगे देखो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया है सवाल, और छोटा सा सवाल है कि सूचक मापी यंत्र है जिसमें ए टॉर्क संकेतक को आगे बढ़ाता है तो इसको हम डेफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपक टॉर्क बोलते हैं। बी संकेतक चलने का विरोध करता है तो इसको कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। और सी पॉइंटर को जल्दी से जल्दी अंतिम मान पर स्थिर करता है तो इसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे दिया बस, और कुछ भी नहीं है। यानी ए हमारा डेफ्लेक्टिंग टॉर्क है, बी कंट्रोलिंग टॉर्क है और सी डैम्पिंग टॉर्क है यानी अवमंदक टॉर्क है। अगला सवाल, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले देखो बी ऑप्शन आपके सामने और बहुत छोटा सा है कि जब संचरण लाइन की वोल्टेज में वृद्धि होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाता है। अब पहला ऑप्शन देखो, बताता हूँ क्या है। संचरण लाइन की वोल्टेज बढ़ती है तो लाइन धारा घटती है, ध्यान रखना, बढ़ती नहीं है, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहती है इसलिए धारा कम हो जाती है। तीसरा ऑप्शन, लाइन वोल्टेज बढ़ने से लाइन लॉस कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। हानियाँ कम क्यों हुई? क्योंकि धारा कम हो गई। तो आई इंटू आर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, और आई स्क्वायर इंटू आर जो कॉपर लॉस होता है वो, दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, लाइन लॉस कम होते हैं, लाइन वोल्टेज बढ़ने के साथ लाइन लॉस घटते हैं, ध्यान रखना। और इसी तरह से लाइन जब वोल्टेज बढ़ती है तो दक्षता भी बढ़ती है, कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइन लॉस कम हो गए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आपको दोस्तों ये चारों बातें याद रखनी है, दोबारा सुन लो। वोल्टेज वृद्धि के साथ लाइन करंट कम हो जाती है, इस तरह से याद रखो। वोल्टेज बढ़ने के साथ वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार आता है। लाइन वोल्टेज बढ़ने से लाइन लॉस घटते हैं और लाइन लॉस घटेंगे तो दक्षता बढ़ेगी। ऐसे याद रखना है चारों ऑप्शन। एक तरह से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसी में। वाट मापी के 4 टर्मिनल पूछे थे दोस्तों, तो वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं क्योंकि सीसी और पीसी नाम की 2 कॉइल होती है। सीसी सीरीज में जुड़ती है, पीसी पैरेलल में जुड़ती है। एम और एल सीसी के टर्मिनल होते हैं और सी वी पीसी के टर्मिनल होते हैं, यानी प्रेशर कॉइल के टर्मिनल होते हैं। एम एल को वैसे तो मेन, लोड, कॉमन और वोल्ट ऐसे बोला जाता है इन 4 टर्मिनलों के नाम। अगला सवाल पूछा है बैकवर्ड स्लिप के बारे में, तो ये मैं करवा चुका हूँ दोस्तों पहले ही। बैकवर्ड स्लिप में फॉर्मूला ये होता है कि सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति जो है उनकी जगह दोनों माइनस माइनस का निशान होता है, बस और कुछ नहीं। यानी आपको क्या करना है, आपको सिंक्रोनस गति निकालनी है। 4 पोल 50 हर्ट्ज की सिंक्रोनस गति कितनी आती है? 1500 आरपीएम। और माइनस वाले को आप जोड़ ही दो, उत्तर प्लस का ही आना है, क्योंकि नीचे भी माइनस का निशान है तो माइनस वाला निशान कट ही जाएगा। ठीक है, 1500 में 1350 जोड़ोगे तो आप ये बनेगा 2850। 2850 में आपको 15 का भाग देना है, प्रतिशत में निकालोगे तो 190% बनेगा, और जब पॉइंट्स में निकालेंगे तो 1.9 आएगा। तो 1.9 जो है इसकी बैकवर्ड स्लिप आ जाएगी। कैलकुलेशन करना और मिलान ज़रूर कर लेना। आगे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पोलराइज कैपेसिटर है, यानी ध्रुवता होती है जिस कैपेसिटर में, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है हमारा। ध्रुवित कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कहा जाता है। विद्युत अपघटय कैपेसिटर इसका उत्तर आ जाएगा। आगे सवाल पूछा कि न्यूट्रल फ्लोटिंग की समस्या किस ट्रांसफार्मर में आती है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों स्टार स्टार में जुड़ी हुई हो, न्यूट्रल फ्लोट करने के चांसेज अधिक होते हैं। और इसमें न्यूट्रल फ्लोटिंग की समस्या को रोकने के लिए टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं फिर हम, यानी डेल्टा संयोजित एक अतिरिक्त कुंडली इसमें रखी जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर में टोटल 9 कुंडलियाँ होती है। टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग करने से न्यूट्रल फ्लोटिंग की समस्या समाप्त हो सकती है। अगला सवाल है कि एक ऐसी बस बार जिसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर का पता हो तो इसको लोड बस बोलते हैं। साथियों, बस बार पर तो अभी मैंने रिसेंटली एक थ्योरी की क्लास दी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को ज़रूर देखें आप। मैंने तीनों बस बार के बारे में बताया है, लोड बस के बारे में, जनरेटिंग बस के बारे में और स्लैक बस के बारे में। 3 तरह की बस होती है, कौन से 2 पैरामीटर ज्ञात होते हैं और कौन से 2 पैरामीटर ज्ञात करने होते हैं, ये दोनों मैंने उसमें डिटेल से समझाया है। अगला सवाल है कि नेज अर्धचालक पदार्थों के बारे में कौन सा गलत कथन है? देखो, नेज बोलते हैं इंट्रिंसिक पदार्थों को जो अपनी शुद्ध अवस्था में हो, तो सबसे पहला ही गलत है इसका। ऊर्जा अंतराल शून्य, ऊर्जा अंतराल शून्य नहीं होता। सिलिकॉन जो है डायोड या मान लीजिए अर्धचालक, इसका एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है कि अर्धचालकों का अत्यंत शुद्ध रूप है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है सामान्य तापमान पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, ये सही है। और 0 केल्विन पर ये एक अचालक की भांति कार्य करते हैं, ये भी सही उत्तर है। वैसे देखो, अगर पहले उत्तर का आपको पता हो मान, और होगा ही शायद क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो एक तरह से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए दोस्तों। आगे देखो, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूछा, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। पहले देखो, पहले मोटर को स्टार में जोड़ता है फिर डेल्टा में, ये बिल्कुल सही है। पहले डेल्टा में जोड़ता है फिर स्टार में, ये गलत हो गया। ठीक है। सी कह रहा है कि 57.7% के साथ टैपिंग के बराबर है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार में जो लाइन वोल्टेज है वो 1/√3 मिलती है। 1/√3 को जब आप हल करते हैं प्रतिशत निकाल करके, तो ये 57.7% ही बनता है। तो ए और सी दोनों स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में सही है, बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है। अगला सवाल है कि आपके पास 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर उपलब्ध है, लेकिन आपको 12 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी प्राप्त करनी है, कितने कैपेसिटरों से काम चल जाएगा। देखो, एक तो 10 माइक्रोफेरेड का लगा देंगे, बाकी 5 जो है ना वो 10-10 के सीरीज में लगाएंगे। कितने? 5। तो टोटल 6 कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, सीरीज में जब आपने 5 लगाए ना 10-10 के, तो इनकी टोटल कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड आ गई, सीरीज में घटती है। और एक अलग से समांतर में लगा हुआ था 10 माइक्रोफेरेड का, अब दोनों समांतर में है तो अब टोटल इनकी जुड़ती है, यानी 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। टोटल 6 कैपेसिटरों की आवश्यकता पड़ेगी, 5 सीरीज में, एक उनके समांतर में लगेगा, हमें 12 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी मिल जाएगी। अगला सवाल है कि 14-2 केबल पर रेटिंग लिखी हुई है, तो इसमें 14 SWG के 2 तार आएंगे, ये इनका गलत है भाई। ठीक है। 14 AWD का मतलब है अमेरिकन वायर गेज, और भारत में जो चलता है वो SWG है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज है। अगला सवाल है कि 0.2 स्लिप वाली एक इंडक्शन मोटर में रोटर इनपुट पावर और रोटर हानियों का रेशो कितना होगा। देखो, रोटर का कॉपर लॉस जो है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लिप इंटू रोटर इनपुट पावर। अब स्लिप ज्ञात करनी है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, स्लिप ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला बनेगा रोटर कॉपर लॉस बटे रोटर इनपुट पावर। ठीक है। अब इसके बराबर हमें दिया हुआ है 0.2। ठीक है। तो 0.2 को जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इस बार अपन से क्या पूछ लिया, इस बार अपन से पूछ लिया कि रोटर इनपुट पावर और घूर्णन, यानी इनका जस्ट रिवर्स रेशियो पूछ लिया। तो रिवर्स रेशियो जो आता है 0.2/1 हो रहा है, तो 1/0.2 कर दो और इसको हल करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 5। ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 5। ध्यान से देखो, रोटर इनपुट पावर को ऊपर और रोटर कॉपर लॉस को नीचे रखना है, यानी जो 0.2 का मान है उसको पलट करके रखना है, तो 1/0.2 करना है, उत्तर आ जाएगा 5। अगला देखो, सिंक्रोनस मोटर में जब अचानक भार परिवर्तन होता है तो रोटर दोलन करने लगता है और अपनी संतुलन साम्य अवस्था प्राप्त करना चाहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो हंटिंग इसी का तो नाम है। वैसे भी देखो, क्राउलिंग इंडक्शन मोटर में है, क्या होती है, अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चलना। कोगिंग भी इंडक्शन मोटर का ही है, रोटर और स्टेटर का चुंबकीय रूप से लॉकअप हो जाना। अगला सवाल, आइसोलेटर के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला ही गलत है, आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे ऑपरेट होता है, और सर्किट ब्रेकर नो लोड पे भी होता है, ऑन लोड पर भी होता है। इसने पहला ऑप्शन दे दिया कि इसको सर्किट ब्रेकर की जगह प्रतिस्थापित कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है उसके स्थान पर लगा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर के स्थान पर कभी आइसोलेटर नहीं लग सकता, इवन आइसोलेटर स्विच की जगह भी नहीं लग सकता, क्योंकि स्विच भी लोड पर ऑपरेट होता है ना। बाकी सारे सही है, सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड लगाते हैं, और एक पोर्शन को दूसरे से अलग करने के काम आता है, और आवेशन धारा को ब्रेक करने में सक्षम है। आवेशन धारा तो नो लोड पे भी चलती है ना। ये सारे ऑप्शन सही है। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 दिए भाई, एक केंडू प्रणाली के बारे में पूछा और एक साधारण रिएक्टर के बारे में पूछा। रिएक्टर क्या, एक्चुअल में 2 तरह के रिएक्टर होते हैं। ठीक है। हॉट वाटर बॉयलर और केंडो वाटर रिएक्टर 2 होते हैं। तो एक तो दिया कि वाटर रिएक्टर में हल्का जल जो है वो कूलिंग के रूप में और भारी जल मॉडरेटर के रूप में, तो ये बिल्कुल सही है इसका।
दूसरा कह रहा है कि केंडो रिएक्टर में भारी जल जो है वो दोनों मॉडरेटर और कूलेंट दोनों में काम में रहते हैं, तो ये भी सही है। केंडो प्रणाली में यही होता है, तो ए और बी दोनों सही है, दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है। ठीक है। अगला सवाल पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से संबंधित निम्न 2 कथनों पर विचार करो। फीड वाटर जो है हीटर वो ओवरऑल एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करते हैं, तो ये गलत हो गया। फीड वाटर हीटर जो होता है वो पानी को गर्म करता है, गर्म पानी जब बॉयलर में जाएगा तो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। और दूसरा कह रहा है कि एन इकोनोमाइज़र जो होता है वो फ्लू गैस को जो है वो फीड वाटर को गर्म करने की काम में लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी बी सही है, ए गलत है। ठीक है, ए जो है वो गलत है और बी इसके बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला सवाल, डीसी मशीन के लिए वैद्युतिक डिग्री यांत्रिक डिग्री से दोगुनी है, पोल जोड़ों की संख्या कितनी है। दोस्तों याद रखना, यांत्रिक डिग्री हमेशा फिक्स होती है और वो है 360। अब वैद्युतिक इसकी दोगुनी है, मतलब वो कितनी है, 720 डिग्री। वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 180 बटे नंबर ऑफ पोल, यानी इसमें अगर 180 का आप भाग दे दोगे तो आपको पोल मिल जाएंगे। कितने पोल आए, 4 पोल। इसने क्या पूछा है, पोल के जोड़े, तो 4 पोल के जोड़े कितने बनेंगे, 2, यानी जोड़े कितने हैं, उसमें 2 जोड़े हैं। बताओ बात समझ में आई क्या। आराम से करना, सवाल बहुत ईजी है। और आगे पूछा है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में सिंगल फेजिंग किसको बोलते हैं। सिंगल फेजिंग उसको बोलते हैं कि तीनों फेजों में से एक डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी वजह से, चाहे फ्यूज उड़ जाए, चाहे कोई तार टूट जाए, कोई लग हीट होकर ओपन हो जाए। ठीक है, कोई भी एक फेज ओपन होना सिंगल फेजिंग दोष कहलाता है इंडक्शन मोटर के लिए। साधारण सा सवाल है। अगला सवाल है, स्टेपर मोटर में 15 पूरे चक्कर लेने हैं मोटर को और स्टेप का कोण जो है वो 3.60 डिग्री का है। बताओ टोटल कितने उसको स्टेप के लिए ड्राइव किया जाए टोटल। देखो भाई 360 डिग्री का एक चक्कर बनेगा, तो एक चक्कर में कितने स्टेप लेगी, 100 स्टेप, है ना। 3.6 डिग्री का एक स्टेप है, तो 360 डिग्री के लिए कितना हो गया, 100 स्टेप हो गए ना। एक चक्कर में 100 स्टेप ले रही है, तो 15 चक्कर में कितने लेगी, 1500 स्टेप, यानी 1500 स्टेप के लिए इसमें डिज़ाइनिंग बनानी है हमें। बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि बैक पिच और फ्रंट पिच दे रखी है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कुल पिच ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। तो लैप वाइंडिंग में टोटल पिच बैक पिच और फ्रंट पिच के अंतर के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में दोनों योग के बराबर होती है। ये पहले करवा दिया है मैंने आपको। दोनों में वैसे ध्यान रखना बैक पिच फ्रंट पिच का मान विषम होना चाहिए, ये नियम दोनों में सेम है। वाइंडिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया दोस्तों मैंने, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर और मोटर दोनों की रेटिंग पूछी है दोस्तों, तो बहुत ही साधारण सी है। मोटर किलोवाट में होती है और ट्रांसफार्मर केवीए में होता है ना, बहुत ही साधारण से। ट्रांसफार्मर की कूलिंग की 4 विधियाँ दी अपन को। सवाल पूछा कि ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग करेंगे। ड्राई का मतलब होता है सूखा ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर सूखा है तो उसमें तेल का कोई काम नहीं होगा, तो बी और डी दोनों विधियों का उपयोग किया जाएगा। वायु द्वारा शीतलित, प्राकृतिक वायु द्वारा शीतलित और वायु दाब द्वारा शीतलित। ठीक है, सूखा ट्रांसफार्मर है इसलिए इन दोनों का उपयोग करेंगे। 2 वस्तु हैं पी और क्यू, जिन पर तापमान का प्रभाव आपको देखना है। तापमान वृद्धि से पी पदार्थ जो है वो डायामैग्नेट हो जाता है और क्यू ऐसा है जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। देखो दोस्तों, तापमान से जिसकी चुंबकशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, और पेरा जो था वो डाया बन गया। इसका मतलब घटती है तो एक एक स्टेप नीचे आते हैं। फेरो पेरा बन जाता है, पेरा डाया बन जाता है और डाया एज इट इज रहता है। तो पी पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय यानी पेरा मैग्नेट है और क्यू जो है वो प्रतिचुंबकीय यानी डाया मैग्नेट है। अगला सवाल है कि बीएच कर्व आपको दिखाया, इसमें कोवर्सिव फोर्स की दूरी कौन सी है। कोवर्सिव फोर्स होता है दोस्तों यहाँ की दूरी वाला, ये जो है ना दोनों साइड का, यानी एस से लेकर के क्यू तक की या क्यू से लेकर के टी तक की। पी से लेकर के क्यू तक का ये है अवशिष्ट चुंबकत्व है, क्यू से लेकर आर ये भी है अवशिष्ट चुंबकत्व है। ठीक है, तो एक ही
ऑप्शन दिया हुआ है एस से क्यू, क्यू से टी वाला तो दिया ही नहीं था। हिंदी में निग्रहिता बल बोलते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में एक बल की आवश्यकता होती है जिसे कोअर्सिव फोर्स कहा जाता है। और गति बढ़ने पर हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क है जो कांस्टेंट ही रहेगा। थर्मल पावर और हाइडल पावर में गति पूछी है, तो थर्मल पावर 3000 आरपीएम का होता है और हाइडल पावर 300 आरपीएम पर चलता है। ये तो सिंपल सा ही है, एक में 2 पोल होते हैं और एक में लगभग 10-20 पोल होते हैं आराम से। इंडक्शन मोटर जनरेटिंग मोड में जब चलती है तो गति उसकी सिंक्रोनस गति से लेकर दोगुनी गति के बीच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें स्लिप का मान हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। सिंक्रोनस गति से दोगुनी गति के बीच अगर गति होगी तो वो जनरेटिंग मोड उसका कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इसमें 30 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी अगले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे लगता है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आके ज़रूर भेज देना।